बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन हो सकती है और कितने पीरियड बाद रेगुलराइजेशन हो सकती है, और उनको अगर डिपार्टमेंट रेगुलराइजेशन से इनकार कर दे तो उनको किस किस कोर्ट से रजू करना चाहिए। तो पहले तो ये चीज़ समझ लें कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, कुछ वर्कमैन्स होते हैं, कुछ मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए अगर वो पंजाब के हैं तो रेगुलराइजेशन एक्ट है। उस रेगुलराइजेशन एक्ट की जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसको जो पूरा करेगा उस एक्ट की एम्बिट में आएगा। उसमें जनरली ये है कि अगर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कमीशन की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, कमीशन पंजाब सर्विस कमीशन तो अगर वो उसकी रेगुलराइजेशन करनी हो तो कमीशन से उसकी रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वो कमीशन की एम्बिट में नहीं आती तो फिर वो एक रिक्रूटमेंट कमेटी कह लें, जो एक्ट में कमेटी प्रोवाइडेड है उसके मुताबिक वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। वो कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद वो रेगुलराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो सिविल सर्वेंट रेगुलराइज़ किया जा रहा है वो एलिजिबल हो अगेंस्ट द सच पोस्ट जिसके अगेंस्ट वो रेगुलराइज़ किया जा रहा है, और वो पोस्ट भी सैंक्शन पोस्ट हो। इसी तरह अगर एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट नहीं है, वो किसी सेमी ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहा है, तो फिर उसका स्टेटस देखा जाएगा। अगर तो वो वर्कमैन की डेफिनेशन पे आता है तो फिर उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 अप्लाई करता है, जिसके सेक्शन 2G की रोशनी में जो वर्कमैन्स की कैटेगरीज़ हैं उसमें वो फॉल करेगा। वो टेम्परेरी हो सकता है, वो परमानेंट हो सकता है, वो बदली हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता है, वो अप्रेंटिस हो सकता है, जो सेक्शन 2G ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस में जो परमानेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है वो ऐसे एम्प्लॉय जो 9 मंथ से ज़्यादा उनका टेन्योर हो जाए वो परमानेंट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। अब जो टेम्परेरी हैं उसकी डेफिनेशन ये है जिनकी ड्यूटीज़, जिनका वर्क, जिनका टास्क वो 9 मंथ से पहले एक्सपायर होने वाला हो। तो अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है तो उसको अगर डिनाई किया जाता है फॉर रेगुलराइजेशन तो ही मे अप्रोच टू द कोर्ट। अब क्वेश्चन ये होगा, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया कि वो कौन सी कोर्ट में जाए। तो कुछ टेस्ट हम लेमैन के लिए बताने वाले हैं कि उसको समझ आ जाए कि क्या वो जिस इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज़ वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं, उन पे लेबर लॉ का इतलाक़ होता है या नहीं। तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या इस इस्टेब्लिशमेंट में कोई यूनियन रजिस्टर्ड है। अगर कोई यूनियन रजिस्टर्ड है, उसका रेफरेंडम हो रहा है नहीं हो रहा, CBA डिक्लेयर होगी या नहीं, यूनियन रजिस्टर्ड है, तो ये प्रज्यूम कर लें, बल्कि ये 100% हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनियन रजिस्टर्ड है तो यूनियन हमेशा लेबर लॉज के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। तो यूनियन रजिस्टर्ड है देन ही इज़ कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन अगर उसकी ड्यूटी मैनुअल एंड क्लैरिकल इन नेचर है। मैनेजेरियल केडर में वो फॉल नहीं करता, सुपरवाइजरी केडर में वो फॉल नहीं करता। तो अगर वो वर्कमैन की डेफिनेशन में आ रहा है तो अब उसको किस कोर्ट में रजू करना चाहिए। आगे 2 कोर्ट्स हैं, 2 लॉ हैं, एक प्रोविंशियल लॉ है, एक ट्रांस प्रोविंशियल लॉ है या फेडरल लॉ है।
अगर उसकी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जो सिर्फ़ एक सूबे में उसकी ऑफिसेज़ हैं, उसका जो बिज़नेस है, जो ओवरऑल उनकी टेरिटरी है वो सिर्फ़ एक प्रोविंस की हद तक महदूद है, तो उस प्रोविंस की जो प्रोविंशियल लॉ है उसके मुताबिक अपनी रेलिवेंट लेबर कोर्ट में वो अपनी पटिशन फ़ाइल करेगा। अगर जैसे हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है और उसका वर्कमैन जो है वो लेबर कोर्ट जो भी उसकी थाने के हिसाब से लेबर कोर्ट का तयन होता है। जैसे लाहौर में 3 लेबर कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट 1, लेबर कोर्ट 2 एंड लेबर कोर्ट 3। तो उनके जो थाने हैं लाहौर के उनको जुरिस्डिक्शन उस हिसाब से दी गई है। तो आपने रेगुलराइजेशन के लिए मैंडेटरी ग्रीवियंस नोटिस देके तो आपने ग्रीवियंस पिटिशन बिफोर लेबर कोर्ट फाइल कर देनी है। लेकिन अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट एक से ज़्यादा सूबों में वर्क कर रही है, जैसे वो पंजाब में भी है और उनका एक ऑफ़िस इस्लामाबाद में भी है, या अल्टरनेटिवली उसका एक ऑफ़िस कराची या सिंध किसी भी दूसरे सूबे में उनका कोई भी ताल्लुक़ है, तो वो ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट के डेफिनेशन में आ जाएंगे। ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए या जो सिर्फ इस्लामाबाद में वर्क कर रही हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012 उसकी इनेक्टमेंट हुई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो 2012 है उसके मुताबिक रेगुलराइजेशन के लिए ग्रीवेंस नोटिस दे करके आपको NIRC में जाना है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। वो कमीशन डील करेगा रेगुलराइजेशन के केसेस, और ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो ट्रांस प्रोविंशियल हैं उनके सारे केसेस, चाहे वो इंडिविजुअल ग्रीवियंस के हों या यूनियन इश्यूज़ के हों, तो वो सारे ही NIRC में अब जाएंगे। तो हमने कोशिश की है कि एक आम आदमी को समझ आ सके कि अगर वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट उसको रेगुलराइज नहीं कर रही तो उसके पास रेमेडी क्या है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है, अगर वो एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट में भी नहीं आ रहा और उसकी जॉब भी मैनुअल एंड क्लरिकल इन नेचर नहीं है, तो वो मैनेजर केडर में आता है, सुपरवाइजरी उसकी जॉब है, तो उस पे फिर लेबर लॉ का इतलाक़ नहीं होता। इस पे हमारी जो लेजिस्लेशन है वो साइलेंट है। और थोड़ी सी एफ़र्ट की गई कि IRA 2012 में सेक्शन 60 की इंटरप्रटेशन करवाई जाए, लेकिन अभी तक कोई रीज़नेबल जजमेंट नहीं आई। तो फिर उन लोगों के लिए जो रूल अप्लाई करेगा वो मास्टर एंड सर्वेंट का रूल अप्लाई करेगा। तो अगर उनको कोई ग्रीवेंस आता है, दे मे अप्रोच टू द सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में ओनली रेमेडी इज़ टू फाइल सूट फॉर डैमेजेस, वो फ़ाइल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई उनके लिए रेमेडी अवेलेबल नहीं है जो वर्कमैन की डेफिनेशन से बाहर आ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। एंड पे गुजारिश ये है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की हम इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।